नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेप सर जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सौरभ अग्रवाल। तो अपनी इस क्लास में जो कि हमारी एक सीईटी की प्रीवियस ईयर की एक सीरीज चल रही है, उसमें हमारी हम थर्ड क्लास लेकर आए हैं। और आज इस थर्ड क्लास में हम सॉल्व करेंगे पेपर सेट 131C के मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चंस को। ठीक है, अभी ये ग्रेजुएशन लेवल के पेपर्स का डिस्कशन चल रहा है, इसके बाद में सीनियर सेकेंडरी लेवल के पेपर्स का डिस्कशन भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न, मैथ्स के अंदर पहला प्रश्न क्या यहाँ पर पूछा गया है। पहला प्रश्न है, यदि सोहन दो बकरियों को समान मूल्य पर बेचकर एक बकरी पर 10% का लाभ और दूसरी बकरी पर 10% की हानि भुगतता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, वह ना तो लाभ कमाता है ना ही हानि। वह 1% का लाभ कमाता है, उसे 1% की हानि होती है, या उसे 2% की हानि होती है। प्रश्न को पढ़कर आपको लग रहा होगा कि यहाँ 10% का लाभ हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, तो आपके हिसाब से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ना तो लाभ होगी ना कि हानि होगी, बल्कि ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पर बोला गया कि समान मूल्य पर बेचकर, इसने क्या करा है, बेचा है। तो बेचने का मान लो जैसे कि दोनों ही अमाउंट X रुपये हैं, X रुपये में बेचा है। एक पर तो 10% का लाभ होता है, तो ये तो 110% की वैल्यू है पहले वाले के लिए, और दूसरे पर 90% का लाभ होता है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ ना कुछ हानि या लाभ हमें हुआ होगा, वो हमें निकालना है। देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, A + B + AB बटे 100। इससे हम क्या निकालते हैं, जो भी परसेंटेज फाइनल जो परसेंटेज चेंज आता है, फाइनल परसेंटेज चेंज का मतलब जब किसी भी वस्तु के मान में दो बार डिस्काउंट दिया जा रहा हो, एक बार लाभ या हानि हो रही हो, या हानि हो रही हो या फिर लाभ हो रहा हो, तो इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, प्रतिशत चेंज कितना आया वो निकालते हैं। और इसमें यदि लाभ होगा तो हम प्लस का साइन लेंगे, और हानि होगी तो माइनस का साइन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहली कंडीशन में 10% का लाभ हो रहा है, तो हम लेंगे प्लस के 10 A का मान। दूसरी कंडीशन में 10% की हानि होती है, तो हम यहाँ ले लेंगे माइनस के 10 प्लस AB, यानी कि प्लस के 10 का गुणा करेंगे माइनस के 10 से और बटा कर देंगे 100। 10 से 10 तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस के 100 बटे 100, ये कितना आ गया, माइनस के 1। तो माइनस के 1 का मतलब माइनस के 1% फाइनल अपना परसेंटेज चेंज आया। अब चूंकि माइनस का साइन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हानि होगी। माइनस का साइन क्या दर्शाता है, हानि। तो यहाँ पर क्या होगा, उसे 1% की हानि होगी। ठीक है, आप कहीं जल्दबाजी में ये ऑप्शन ना लगा दें कि ना तो लाभ होगा ना हानि। क्वेश्चन को अच्छे से सोच समझ कर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 320 तथा 350 के मध्य की सभी सम संख्याओं का औसत है। ठीक है, तो आप जानते हैं सम संख्या ऐसी होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं। अब एक तरीका तो इसका ये है कि आप 320 से स्टार्ट करें और 2 अंक बढ़ाते जाएं, जैसे कि 322, ऐसे करते करते 348 तक। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि 320 से 350 के मध्य की पूछा है, यानी कि 320 और 350 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। हमारी जो सीरीज स्टार्ट होगी वो 322 से होगी, और ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगी, 348 तक जाएगी। ठीक है, तो देखिए यदि हम इन सबको नंबरों को जोड़ने बैठ गए तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। हमें यहाँ पर लगाना है लॉजिक की, क्या किस लॉजिक से यहाँ पर इसको किया जा सकता है। तो देखिए आपने दोस्तों समांतर श्रेणी पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या होता है कि पहले पद और दूसरे पद में एक फिक्स कुछ डिफरेंस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर। तो वो जो डिफरेंस है प्रत्येक पद के लिए बराबर होगा। अब क्योंकि समांतर श्रेणी का पहला पद यहाँ पर क्या है, 322, और अंतिम पद क्या है, 348, तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है, सबसे पहले कि पदों की संख्या क्या होगी। यदि इस तरह से कोई एक सीरीज बनती है, कोई एक श्रृंखला बनती है, तो पदों की संख्या क्या होगी। ठीक है, क्योंकि पदों की संख्या समांतर श्रेणी में n पद निकालने का एक फॉर्मूला होता है, a + n - 1 × d। ये आप सबने पढ़ा होगा। Tn का मतलब n पद, यहाँ पर a प्रथम पद, n पदों की संख्या और d सार्वंतर। अब हमें निकालना है कि पदों की संख्या कितनी होगी। तो Tn पद कौन सा है, यहाँ पर 348, तो हम क्या रख देंगे, 348 रख देंगे यहाँ पर। a का मान कितना है, 322, n हमें निकालना है तो n - 1, और d कितना है यहाँ पर 2, तो ये कितना आ जाएगा 2।
सॉल्व करेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा, 348 में से 322 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 26, और यहाँ आ जाएगा 2n माइनस 2, तो 2n इक्वल टू कितना आ गया 28, और n बराबर कितना आ गया 14, कितना आ गया 14 आ गया। जो पदों की संख्या है इस तरह से जो श्रृंखला बनेगी उसमें पदों की संख्या कितनी आ गई 14। हमें पूछा है सभी सम संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले तो हम देखें कि किसी भी समांतर श्रेणी के पदों का योग क्या होता है। पदों का योग, पदों का योग यानी कि Sn वो होता है n/2 a प्लस के l। a यहाँ पर प्रथम पद, l यहाँ पर अंतिम पद, n पदों की संख्या। अब चूंकि हमसे पूछा है औसत, तो औसत के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर n से भाग दे देंगे। भाई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो n से भाग दे देंगे तो n से n यहाँ वैसे कैंसिल हो गया। a का मान कितना है 322 प्लस l का मान कितना है 348 और बटे 2, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 670 बटे 2 बराबर 335, कितना आ गया 335। ठीक है, यदि देखिए अब क्या है यहाँ पर, अगर हमसे औसत नहीं पूछता तो हमें यहाँ पर nवां पद भी निकालना पड़ता और पदों का योग भी निकालना पड़ता। अब चूंकि इसने पूछा यहाँ पर हमसे औसत था, तो हमने देखा कि n से n वैसे ही कैंसिल हो रहा है, तो हमें यहाँ पर n की निकालने की आवश्यकता भी नहीं है। पर ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर औसत नहीं पूछेगा तो आपको इस तरह से समांतर श्रेणी का यूज़ करके इसका आंसर निकालना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। कोई एक आयताकार मैदान हम मान लेते हैं इस तरह से है। ठीक है, इसकी यदि विकर्ण की माप 25 मीटर है, तो इस तरह से कोई एक वृक्ष का विकर्ण होगा जिसकी माप कितनी है 25 मीटर। ये हम मान लेते हैं इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, यानी कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो मैदान का परिमाप निकालना, हमें क्या निकालना है परिमाप। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मान कितना देखा है 300, तो L इंटू बी कितना आ गया यहाँ पर आपका 300। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि आयत में प्रत्येक कोण क्या होता है समकोण होता है, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है। यदि हम इस छोटे वाले त्रिभुज की बात करें जिसमें ये आधा त्रिभुज बन रहा है, तो ये कर्ण होगा, ये कर्ण है। तो कर्ण क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका मान हमें दे रखा है कितना 25 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 625। क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्षों में, तो 625 आ गया। ये आपका आ गया दूसरा। हमें निकालना है मैदान का परिमाप, और परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमें यहाँ पर l प्लस बी का मान निकालना है। तो देखिए l प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया हमने। अब हमारे पास l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान भी है और lb का मान भी है, तो समीकरण 1 2 से यदि हम इसमें मान रख देंगे तो ये l प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 625 प्लस 300 का डबल करेंगे यहाँ पर क्योंकि 2lb है, तो ये 600। तो l प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया 1225। l प्लस बी कितना आ जाएगा, दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेंगे, और 1225 का वर्गमूल होता है 35। ये हमारा आ गया l प्लस बी। हमें चाहिए परिमाप, परिमाप होता है क्या 2 इंटू एल प्लस बी। तो 35 का डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70। कितना आ जाएगा 70 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है तो यह मूलधन के बराबर कब हो जाएगा। तो देखिए साधारण ब्याज में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया है कि साधारण ब्याज जो होता है वो फिक्स होता है प्रत्येक वर्ष के लिए। क्या होता है, जो भी मूलधन है उस पर जो दर तय की गई है उस दर के अकॉर्डिंग एक फिक्स आपका इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक माह जैसे भी आपकी कंडीशन है वो आपको मिलेगा। अब यहाँ बोला है कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि मूलधन हमने मान लिया कि 100 रुपये है। क्या है 100 रुपये है। ठीक है, अब 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है।
तो ब्याज कितना हो जाएगा 5 वर्ष का, मूलधन का 20% यानी कि 100 का 20% 20। अब ये कितने का है, 5 वर्ष का ब्याज है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा भाई, 20 में डिवाइड कर देंगे 5 से, सिंपल 4 रुपये, 4 रुपये आ गया। अब पूछा है कि यह मूलधन के बराबर कब होगा, मूलधन है आपका 100 रुपये, मूलधन कितना है 100 रुपये, ये क्या है मूलधन, और ब्याज कितना है आपका अभी 4 रुपये। इसके बराबर अब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 25 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये ब्याज क्या बनेगा 100 रुपये बनेगा। तो 25 वर्षों में ये क्या हो जाएगा, मूलधन के बराबर हो जाएगा ब्याज। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। x की आय y की आय से 10% अधिक है तथा y की आय z की आय से 20% कम है। 3 लोग हैं यहाँ पर आपके सामने, x, y और z। तो हम उसका मान के चलेंगे जिसका सबसे कंपैरिजन यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि यहाँ x की आय y से 10% अधिक है तथा y की आय z से 20% कम है, तो हमने माना कि z की आय 100 है। ठीक है, अब यहाँ दिया है कि y की आय z की आय से 20% कम है। y की जो आय है z की आय से कितनी 20% कम है, तो 100 का 20% कम कर देंगे तो यानी कि कितनी 80 है, 80 होगी। और फिर दिया गया है कि x की आय y की आय से 10% अधिक है, x की जो आय है वो y की आय से कितनी 10% अधिक है। 80 का 10% कितना होता है 8, 8 और 80 ऐड कर देंगे तो 88। तो यहाँ पर x, y और z की आय का जो अनुपात है वो क्या आ गया 88, 80 और 100। ठीक है, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे सरल अनुपात में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 से कट जाएगा 22 बार, ये 4 से 20 बार और ये 4 से 25 बार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया 22, 20 और 25। करेक्ट आंसर क्या आ गया सी। देखते हैं ये अगला सवाल रीजनिंग से। एक निश्चित कूट भाषा में 479 का अर्थ है फ्रूट इज स्वीट। देखिए फ्रूट इज स्वीट, इसका क्या कोड दे रखा है यहाँ पे 4, 7 और 9। नेक्स्ट दे रखा है वेरी स्वीट वॉइस, वेरी स्वीट वॉइस, इसका हमें कोड क्या दे रखा है 2, 4, 8। एंड थर्ड हमें दे रखा है ईट फ्रूट डेली, ईट फ्रूट डेली, कितना दे रखा है 6, 3, 7। तो हमसे पूछा है कि इसका कूट यानी कि इसका कोड क्या होगा। तो देखिए हम सबसे पहले देखें नंबर्स में कॉमन किस किस में है। पहले वाले में हम देखें 479, सेकंड वाले में 248, यानी कि 4 दोनों में कॉमन है। यहाँ पर देखिए क्या है 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो ऐसा कोई हमें वर्ड देखना पड़ेगा जो दोनों में हो। अब हम देख पा रहे हैं कि स्वीट इसमें भी है, स्वीट इसमें भी है, बाकी कोई वर्ड रिपीट नहीं है, तो ये हम क्लियरली कह सकते हैं कि स्वीट के लिए कोड क्या होगा 4 होगा। ठीक है, ऐसे हम देखें कि और कहीं पे कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर 7 है फर्स्ट वाली रो में और लास्ट वाली रो में 7 है। ठीक है, अब स्वीट तो हम फाइनल कर चुके हैं। अब देखें 7, तो देखिए फ्रूट यहाँ पर भी है और फ्रूट यहाँ पर भी है, फ्रूट यहाँ भी है, फ्रूट यहाँ भी है, तो फ्रूट के लिए कोड क्या होगा यहाँ पर 7। पूछा है इसका कोड क्या होगा। अब देखिए जब इस वाली फ्रूट इज स्वीट वाली लाइन में 4 आपको पता लग गया स्वीट का है, 7 पता लग गया फ्रूट का है, तो इसके लिए क्या बचा 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 9। क्लियर है, सिंपल चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे की 2 विभिन्न स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं, 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक दिखाई देगा। तो देखिए इस तरह की जब पासे का सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर है हम उसको पकड़ते हैं। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन नंबर है 2, क्या है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। अब हम 2 से क्या करेंगे क्लॉकवाइज नंबर्स को लेना शुरू करेंगे, जैसे कि 2, 4 और 1 पहले वाले पासे में, और दूसरे में आ जाएगा 2, 6 और 3, और उसी के नीचे उनकी पोजीशन यहाँ पर रखेंगे। अब हम देखेंगे कि 4 के सामने क्या आएगा 6, 1 के सामने क्या आएगा 3, तो 2 के सामने क्या आना चाहिए, कौन सा अंक बचा 5 बचा। ठीक है, 2 के सामने 5 या 5 के सामने 2, बात एक ही है। क्वेश्चन में पूछा है कि 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो 5 के विपरीत होगा आपका 2। क्लियर है, ये आपको याद रखना है, कॉमन अंक को पकड़ेंगे और फिर वहाँ से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे नंबर्स को अरेंज करना है, लिखना है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं।
देखिए सबसे पहले हम गिनते हैं त्रिभुज छोटे वाले, जैसे कि ये जो साइड में बना हुआ है यहाँ पर, इसमें त्रिभुज आएंगे, एक ये छोटा वाला, एक ये छोटा वाला, एक पूरा, तो 3 त्रिभुज ये आ गए। अब हम इनको गिने तो 1 2 3 4, ठीक है, प्लस के 4 लिख लिए। अब ये वाले साइज के जो त्रिभुज बनेंगे, एक ये इस तरह से बनेगा, 2 3 4 प्लस के 4 ये आ गए, ठीक है। और कौन से इसमें बनेंगे? अब अगर मैं देखूं तो जब पूरे आकृति में ये हाफ पार्ट देखें अपन इस तरह से, ये वाला, तो ये एक त्रिभुज ये बनेगा, ऐसे ही एक इसके अपोजिट में बनेगा, और एक त्रिभुज बनेगा इस तरह से पूरा, और एक इसके अपोजिट में बनेगा, तो 4 त्रिभुज ये और आ जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए? 4 4 8 3 12 3 15 त्रिभुज बनेंगे। इससे ज़्यादा इसमें त्रिभुज आपके यहाँ पर नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें इमेजिनेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि इमेजिनेशन से ये सवाल जल्दी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है। सबसे पहले तो इस तरह के सवाल में जब भी आपके सामने डायरेक्शन का सवाल आए, आप पेपर पर ये ड्रॉ कर लें कि हमें डायरेक्शन कौन सी लेनी होती है। तो ऊपर की तरफ हम लेते हैं नॉर्थ, ये साउथ, ये आपकी वेस्ट और ये आपकी ईस्ट, ठीक है। ए 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है, मान लो ए है वो 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है, ऐसे 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर 10 मीटर अपने दाईं ओर जाता है। दाईं ओर का मतलब इस साइड जाएगा नीचे की तरफ, दाईं ओर जाता है 10 मीटर, ठीक है। फिर हर बार अपनी बाईं ओर मुड़कर, अब ऐसे इस तरफ जा रहा है तो इसकी बाईं साइड कौन सी होगी? ये वाली। बाईं ओर मुड़कर वह क्रम से 5 मीटर, तो सबसे पहले तो जाएगा 5 मीटर, फिर बाएं मुड़ेगा तो इस तरफ ऊपर की तरफ जाएगा, अब चलेगा 15 मीटर। तो देखिए यहाँ तक तो हो गया 10 मीटर, और 5 मीटर थोड़ा सा ऊपर और चला जाएगा, तो ये हो गया 15 मीटर। और फिर 15 मीटर की ओर चलता है। अब देखिए ये 5 है, तो ये डिस्टेंस भी 5 होगी। तो यहाँ तक मैं देखूँ, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? 5 तो ये हो गई। अब ये 10 है तो ये भी 10 होगी, तो यहाँ तक ये कहाँ तक आ जाएगा? इस पॉइंट तक आ जाएगा 15 मीटर। 5 और 10 बाएं मुड़ के 15 मीटर चल जाएगा। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट और ये इसका एंड पॉइंट। अब पूछा है कि कितना दूर है, तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगी। अब चूंकि ये पूरी 15 थी, कौन सी 15 थी? यहाँ से और यहाँ नीचे तक कितनी थी? 15 थी। तो ये कितनी होगी? 5, तो ये भी 5, तो ये भी 5, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 5 मीटर, ठीक है। आयत बनेंगी, सारी आकृतियाँ आयत बनेंगी और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। ई और एफ केंद्र मध्य में बैठे हैं। मध्य का मतलब इन दोनों सीट पर कहीं या तो ई एफ में से एक जना यहाँ होगा और ई एफ में से भी एक जना यहाँ होगा। ये हमें कंफर्म नहीं कि कौन कहाँ है, तो हम दोनों को एक बार लिख लेते हैं कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। ए और बी छोरों पर बैठे हैं। छोर का मतलब ये एक तो छोर है और एक छोर ये है। ए और बी छोरों पर बैठे हैं। अब हो सकता है ए या बी की पोजीशन यहाँ भी हो सकती है और ए या बी की पोजीशन यहाँ भी हो सकती है। वो हम बाकी और कंडीशन जो दे रखी है उससे हम डिसाइड करेंगे कहाँ होगी। अब बोला कि सी ए के बाईं ओर बैठा है। सी जो है वो ए के बाईं ओर, यानी कि ए का बाईं ओर कौन सा होगा? ये वाला हिस्सा। तो ए इस वाले छोर पे तो नहीं हो सकता, क्योंकि यदि इस वाले छोर पर ए होगा तो इधर तो कोई बैठा ही नहीं है। तो ए कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। ए यहाँ आ जाएगा तो सी कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। अब यहाँ पर बोला था कि ए और बी छोरों पर बैठे हैं, तो बी ऑब्वियस सी बात है यहाँ बैठेगा। अब बचा कौन? डी, तो डी यहाँ बैठेगा। यहाँ पूछा कि बी के दाईं ओर कौन सा है, तो बी का दाईं ओर कौन सा होगा? ये आंसर आपका आ जाएगा डी, ठीक है। क्लियर? देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि सी ई जी को इन्होंने लिखा है यहाँ पर टी एस आर, ठीक है, एवं एफ एच जे को लिखा है क्यू पी ओ। तो हमें बताना है कि आई के और एम को क्या लिखा जाएगा। देखिए ई आता है 3 पर, ई आता है 5 पर और जी आता है 7 पर। सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे? नंबर लिखेंगे। टी आता है 20 पर, ये 19 पर, ये 18 पर, ठीक है। इसी तरह से एफ आता है 6 पर, ये 8 पर, ये 10 पर, ये क्यू 17 16 15, ठीक है। तो हम अब देखेंगे इनमें रिलेशन क्या है।
देखिए इन दोनों का यदि मैं टोटल देखता हूँ तो कितना हो रहा है 23, 20 और 3। इन दोनों का टोटल देखता हूँ मैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर टोटल लिख देते हैं नीचे, ये हो रहा है 23, ये हो रहा है 19 और 5 24, और ये हो रहा है यहाँ पर टोटल 25। ये लेटर और इस लेटर को हम अगर सम करते हैं तो इसी तरह से यहाँ पर देखें तो 17 और 6 कितना हो रहा है 23, 8 और 16 कितना हो रहा है 24, और 15 और 10 25। यानी कि जे और ओ का सम, एच और पी का सम और एफ और क्यू का सम, तीनों का हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो ये 23, 24, 25 इस क्रम में आ रहा है। अब चूंकि हम जानते हैं कि आई होता है 9 पर, के होता है 11 पर और एम होता है 13 पर, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल लाना है। कैसे? 23, 24 और 25 के क्रम में। तो 9 में क्या जोड़ें, 23 आ जाए तो 9 में हम जोड़ेंगे कितना 14, और 14 पर क्या होता है n। 11 में हम क्या जोड़ेंगे 13, तभी तो आएगा 24, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा m। अब 13 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25, तो 12 पर क्या आता है l। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका NML। NML आपको है सी ऑप्शन में, क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन पे। उमंग ने उमा को कहा तुम मेरी माता के पौत्र की पत्नी हो। उमंग का उमा से क्या संबंध है? तो देखिए उमंग बोलता है उमा को कि तुम मेरी माता के पौत्र। अब मान लो उमंग है यहाँ पर, ये है उमंग, तुम मेरी माता, अब उमंग की कोई माता जी हैं, के पौत्र, पौत्र का मतलब बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, तो उमंग इनका बेटा और इसका भी बेटा, और ये इसका क्या लगेगा पौत्र लगेगा। ठीक है, उमंग ने कहा तुम मेरे माता के पौत्र की पत्नी हो। अब इसकी क्या है पत्नी, उमा। उमा कौन है? इस बेटे की पत्नी है। तो उमंग का उमा से क्या संबंध है? तो बेटे की बहू क्या होगी उसकी, मतलब बेटे की बहू, यानी कि उमंग कौन लगेगा, ससुर लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, ससुर। ठीक है, इस तरह से आप डायग्राम बनाकर और अपनी रियल लाइफ में इमेजिन करके भी ऐसे क्वेश्चंस को आप सोच सकते हैं। ठीक है, अपने ऊपर आप उनको इमेजिन कर सकते हैं या अपनी फैमिली के मेंबर से आप उनको रिलेट कर सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप जल्दी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन और निष्कर्ष वाला, कथन और तर्क वाला। एक कथन के पश्चात दो तर्क दिए गए हैं, तो देखिए आपको निश्चित करना है कौन सा तर्क मजबूत है, कौन सा तर्क कमजोर है। तो कथन दिया गया है क्या लोगों द्वारा आयकर को टाल देना चाहिए। आयकर यानी कि जो इनकम टैक्स हमारे द्वारा दिया जाता है वो टाल देना चाहिए। अब इस पर दो तर्क हैं, हाँ कर अत्यधिक उच्च है, दूसरा नहीं है कल्याण कार्यक्रमों को बाधित करेगा। तो देखिए कथन और तर्क में ये होता है कि तर्क आपका बहुत ज़्यादा मतलब इररिलेवेंट भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत रिलेवेंट होना चाहिए, क्योंकि पहला तर्क दिया है कि हाँ कर अत्यधिक उच्च है। उच्च है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आयकर को टाल देना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसमें यहाँ पर कोई भी पूरी तरह से गलत तर्क है। सेकंड है कि नहीं है कल्याण कार्यक्रमों को बाधित करेगा। देखिए यदि जनता टैक्स नहीं भरेगी तो सरकार के पास रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो जो कल्याण के कार्यक्रम हैं, जैसे कि बहुत सारी स्कीमें चलाती है सरकार और भी कई सारी जो सुविधाएं देती है, वो टैक्स से जो रेवेन्यू आता है उसी से सारी चीज़ें की जाती हैं। तो जब आदमी टैक्स ही नहीं देंगे तो ये जो कार्यक्रम है ये ऑब्वियस सी बात है बाधित होंगे। तो यहाँ पर जो तर्क सेकंड है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। तो इस पर आंसर क्या आएगा, तर्क 2 मजबूत है। पहला तर्क बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है कि हाँ कर अत्यधिक उच्च है। उच्च है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको टाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित संख्या श्रेणी का अगला पद है। यहाँ श्रेणी दे रखी है 2, 12, 36, 80, 150। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि इनमें इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है। 2 से 12 जाएंगे तो 10 का इंक्रीमेंट, 12 से 36 जाएंगे तो 24 का इंक्रीमेंट, 36 से 24 जाएंगे तो 4 और 80 4 40, तो ये 44 का इंक्रीमेंट, यहाँ पर 70 का इंक्रीमेंट। तो ऐसा भी कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। एक स्टेप नीचे और जाते हैं तो देखें 10 में 14 जोड़े तो कितने हैं 24, 24 में 44, 24 में 20 जोड़े तो 44, और 44 में कितने जोड़े 26 जोड़े तो 70। तो अब हम देखें, देखिए अगर पहले स्टेप में आपको कोई रिलेशन नहीं आ रहा तो उससे नीचे स्टेप में आके अपने देखना पड़ता है कि कितने नंबरों की वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। अब यहाँ से 14 से जोड़े गए कितने 6, प्लस के 6 किए गए तो 20 आया। 20 में 6 जोड़े तो कितना आया 26। यदि 26 में 6 जोड़ूंगा तो कितना आएंगे 32 आएंगे। तो जब 32 और 70 को जोड़ा जाएगा तो अगला जो अंक 150 में जुड़ना चाहिए वो क्या होगा 102। भाई
यहाँ पर 70 के बाद क्या आएगा, 102 आएगा ना 32 ऐड करके, क्योंकि नीचे वाली श्रेणी देखें आप, यहाँ 6 जोड़ा तो यहाँ 6 जोड़ेगा तो 32 आएगा। अब 32 में 70 जोड़ेंगे तो 102, जो कि यहाँ पर 150 में जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर 150 प्लस 102 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 252। ठीक है, कितना आ जाएगा, 252। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ इंटू भाग का अर्थ प्लस, इंटू का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है हमें 124। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड का साइन है और डिवाइड की जगह हमें क्या यूज़ करना है, प्लस यूज़ करना है, तो हम यहाँ प्लस लिख देंगे। फिर उसके बाद में 32। माइनस की जगह हमें क्या यूज़ करना है, भाग का साइन यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा देंगे। प्लस की जगह हमें क्या करना है, इनटू, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, इनटू 2। और इनटू की जगह हमें क्या यूज़ करना है, माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के 11। अब देखिए, अब आपको इसके बाद ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर वी बोर्डमास रूल का पालन किया जाएगा। वी बोर्डमास का मतलब, वी का मतलब होता है विन कॉलम, इस तरह से जो बार लगी होती है। बी का मतलब है ब्रैकेट्स, अगर इसमें ब्रैकेट होते हैं तो हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ओ का मतलब है ऑफ, डी का मतलब है डिवीजन का साइन, एम का मल्टीप्लिकेशन, ए का एडिशन, एस का सब्सट्रैक्शन। अब चूंकि यहाँ पर जो साइन हमें है प्लस का है, डिवीजन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, माइनस का है, तो इस क्रम के अनुसार सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, डिवीजन सॉल्व करना है। तो डिवीजन सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले, तो ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो 32 में 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 2 - 11। अब उसके बाद में हमें क्या क्रम हमारा क्या बोलता है कि हमें मल्टीप्लिकेशन वाला सॉल्व करना है, तो हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 124 प्लस के 4 दूनी 8 - 11। उसके बाद हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो 124 में 8 जोड़ेंगे तो 132 - 11। इसको घटाएंगे तो ये क्या जाएगा, कितना आ जाएगा, 121। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 121। यदि आपने वी बोर्डमास यहाँ पर फॉलो नहीं किया तो आपका 100% वही आंसर आएगा जो बाकी के ऑप्शन में दे रखा होगा। आपको लगेगा मेरा आंसर आ गया, पर वो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने वाला इस तरह के ऑप्शन देता है जो आप गलती करके आंसर लाएंगे। और यदि आपने वी बोर्डमास पहले नहीं करा, आपने पहले एडिशन कर दिया, फिर आप भाग दे रहे हैं या पहले मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो बाकी के 3 ऑप्शन है, इन्हीं में से एक आध आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। तो इस चीज़ का भी आप अच्छे से याद रखें कि सिंप्लीफिकेशन के इस तरह के क्वेश्चन में वी बोर्डमास का यूज़ ना भूलें। अब हमारे पास कंप्यूटर के कुछ 2-3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, पेज फॉल्ट तब होता है जब पेज मेमोरी में मौजूद हो, डेडलॉक होता है, पेज मेमोरी में मौजूद नहीं है, या बफरिंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें, इससे जुड़े और फैक्ट देखते हैं। पेज फॉल्ट कब होता है, जब पेज मेमोरी में मौजूद नहीं होता है, तब क्या होता है, पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट है क्या, पेज फॉल्ट एक प्रकार का अपवाद है जो कंप्यूटर हार्डवेयर द्वारा उत्पन्न होता है जब एक रनिंग प्रोग्राम की मेमोरी पेज तक पहुंचता है जो वर्तमान में मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यानी कि MMU द्वारा किसी प्रक्रिया के वर्चुअल एड्रेस स्पेस में मैप नहीं किया जाता। ठीक है, पेज फॉल्ट वो होता है। पेज फॉल्ट अपवाद उत्पन्न होता है यदि कोई मांगा गया पेज मुख्य मेमोरी में मौजूद नहीं है। जैसे कि आपने किसी पेज को कॉल किया सपोज, अब वो मेमोरी में मौजूद ही नहीं है, भले ही वह मौजूद हो, लेकिन ये एक डर्टी पेज है। ठीक है, क्या है, डर्टी पेज है। डिस्क में डेटा लिखने के दौरान संशोधित की गई मुख्य मेमोरी के पेजों को डर्टी के रूप में चिन्हित किया जाता है और उन्हें मुक्त करने से पहले डिस्क में फ्लश किया जाना चाहिए, यानी कि डिलीट कर देना चाहिए। यदि आवश्यक पेज मुख्य मेमोरी में पाया जाता है और यह एक नॉन पेज है तो यह पेज हिट है, तो अब उसको हम क्या कहते हैं, पेज हिट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखें इससे जुड़ी हुई, किससे, पेज फॉल्ट को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए MS वर्ड 2019 की कुंजियों के संदर्भ में, कुंजी का मतलब की, निम्न कथनों पर विचार किए। 3 कथन दे रखे हैं। एंड दबाने पर आप डॉक्यूमेंट के अंत पर पहुंच दिए जाते हैं। पेज डाउन एक उसमें की होती है, के दबाने पर आपको एक स्क्रीन नीचे पहुंचा दिया जाता है, एक स्क्रीन नीचे यानी कि जस्ट उसके एक स्क्रीन के नीचे। कंट्रोल प्लस होम दबाने पर आपको डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर पहुंचा दिया जाता है। तो देखिए, एंड दबाने पर आप डॉक्यूमेंट के अंत पर पहुंचा दिए जाते हैं, बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, पेज डाउन दबाने पर आप एक स्क्रीन नीचे पहुंच जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। कंट्रोल प्लस होम दबाने पर आपको डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर पहुंचा दिया जाता है, देखिए ये सही है। पर ये जो है ना आपका कौन सा, पहला वाला, एंड दबाने पर आप डॉक्यूमेंट के अंत पर पहुंच दिए जाते हैं, ये गलत है। यहाँ पर ये वाला क्या है, गलत है। बाकी दोनों यहाँ पर सही हैं। क्या है आंसर, उत्तर 2 और 3 यहाँ पर हमारे सही हैं। 2 और 3 जो स्टेटमेंट है वो सही हैं।
देखिए इनकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। MS वर्ड 2019 में एंड की का उपयोग कर्सर को उस पंक्ति के अंत में ले जाने के लिए किया था जिसमें वह स्थित है। जैसे मान लीजिए आपका कोई डॉक्यूमेंट है इस तरह से और हम काम कर रहे हैं, तो ये कोई लाइन है, कर्सर हमारा यहाँ है, तो अगर हम एंड की दबाएंगे तो कर्सर हमारा कहाँ जाएगा, एंड में पहुँच जाएगा। ठीक है, इसलिए ये कथन गलत है। और कथन में क्या दे रखा है कि हम पेज के एंड में पहुँच जाते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। कर्सर को एक स्क्रीन नीचे ले जाने के लिए पेज डाउन की का उपयोग किया जाता है, तो वो हमारा कथन सही है। कंट्रोल प्लस होम का उपयोग कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए किया जाता है, इसलिए कथन ये भी सही है। शुरुआत में कंट्रोल प्लस होम से आप बिल्कुल शुरुआत में फर्स्ट पेज पर आप कर्सर को ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल का। MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? Ctrl+F, Ctrl+1, Ctrl+2 और Ctrl+D। फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स, तो एक जो फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स होता है उसको ओपन करने के लिए यहाँ पूछा है, तो इसका आंसर होगा Ctrl+1। क्या होगा? Ctrl+1। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए Ctrl+1 का यूज़ किया जाता है। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स वह जगह है जहाँ आप अपनी रिपोर्ट ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्मेटिंग विकल्प सेट करते हैं। जो भी आप रिपोर्ट बना रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मेटिंग करनी है, तो वो एक डायलॉग बॉक्स, फॉर्मेट बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा। आप जो भी आपको ऑप्शन उसमें सेट करनी है वो आप कर सकते हैं। कोई रो या कॉलम हेडर और मानों के लिए संख्या, फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर और पैटर्न को प्रारूपित फॉर्मेट कर सकता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसके थ्रू हम? मान लीजिए आपकी रिपोर्ट में कोई रो है या कॉलम है, ठीक है, तो उनमें जैसे संख्या है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट जैसे कि लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, बॉर्डर है, इन सब को हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मेट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडोज़, मैक OS, एंड्रॉयड और iOS के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्प्रेडशीट है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? मैक OS पर भी चलती है ये, और iOS के लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, आप सभी ने अक्सर एक्सेल को यूज़ किया ही होगा। शॉर्टकट की बात करें तो Ctrl+2, बाकी के हमारे जो ऑप्शन है यहाँ पर उनमें हम देखते हैं कि Ctrl+2 का उपयोग है चयनित वाक्य को बोल्ड करने के लिए। जो लाइन हमने सेलेक्ट कर ली है उसको Ctrl+2 से हम क्या कर सकते हैं? बोल्ड कर सकते हैं। Ctrl+F यह फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स को खोलता है। फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स में क्या होता है कि कोई वर्ड हमें फाइंड करना है और उसको हमें किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? Ctrl+F। Ctrl+D क्या करता है? सेलेक्टेड डेटा को डुप्लीकेट करने के लिए। चयनित का मतलब सेलेक्टेड डेटा को डुप्लीकेट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था ग्रेजुएशन लेवल का थर्ड पेपर, पेपर सेट 131C। इस तरह के हम सभी वो देख रहे हैं कि किस तरह के पहले CET पेपर आए हुए हैं। तो आप सभी के पेपर 27 और 28 सितंबर को CET ग्रेजुएशन लेवल के पेपर होने जा रहे हैं। आपका एक पेपर सेट और बचा है 131D, वो हम कल डाल देंगे। आप इस तरह सारे क्वेश्चन को देख लें, किस किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, कितने टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं, तो वो सारा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अगली वीडियो हम जल्द लेकर आएंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों में, ठीक है, और बने रहें इस चैनल पे कंटिन्यूएशन में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।